गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज द रिवीजन सेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। फिजिक्स का एग्जाम आपका आ रहा है, एक रिवीजन हो जाएगा इसका। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द नंबर वन इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए एसआई यूनिट ज्यादातर पूछी जाती हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। अब सपोज अगर वो कहता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। यही भी पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज अदर नेम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम टॉर्क होता है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। नंबर टू ब्लैंक देखिए, कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी आउटसाइड द बॉडी, यस और नो? कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बॉडी के बाहर हो सकती है? तो यू नो व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज यस। हाँ, हो सकती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आउटसाइड द बॉडी। ऐसा कब होता है कि अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि रिंग है, इफ आई एम टेकिंग अ रिंग, तो रिंग की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, एंड दैट ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो रिंग के ऊपर नहीं है, वो रिंग के अंदर है। तो इसका एग्जांपल है रिंग विच हैज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। नेक्स्ट है टॉर्क के बारे में, कि जो टॉर्क है, द अदर नेम ऑफ टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी। तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। नेक्स्ट इसी पे आ रहा है कि अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन की बात कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क का डायरेक्शन पूछ रहा है, इज डैश टू द प्लेन कंटेनिंग डैश एंड डैश। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिए ये नॉर्मल होता है। दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ और डी के हमेशा 90 डिग्री पे होता है, मतलब टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑल्सो, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It's a numerical. If torque required to open a door is 25 Newton meter, breadth of the door is 0.5 meter, what minimum force is required to open the door? The torque they have given, the torque required to open the door is 25 Newton meter. The breadth of the door they are giving 0.5 meter. एक वर्ड देखिए आ रहा है मिनिमम फोर्स। तो अगर मिनिमम फोर्स चाहिए, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू डी है, और टॉर्क डोर ओपन करने के लिए तो फिक्स है 25, तो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो अगर हम F मिनिमम चाहते हैं, अगर हम F को मिनिमम चाहते हैं तो फिर D कैसा होना चाहिए? तो कहेंगे D शुड बी मैक्सिमम, D हमारा मैक्सिमम हो। अच्छा, यहाँ पे D मैक्सिमम क्या होगा? तो जो जनरली डोर होगा, तो जो डोर की ब्रेथ होगी उसी ब्रेथ पे हैंडल होगा। वन साइड ऑफ द डोर इज फिक्स्ड। इसका मतलब हैंडल कहाँ पे लगा होगा? एकदम H पे लगा दें, दिस विल बी योर हैंडल। अगर हैंडल यहां पे अप्लाई कर देंगे देन डिस्टेंस हमारा सबसे ज्यादा होगा, उस टाइम पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी द मिनिमम फोर्स। इसका मतलब जो हमें फोर्स चाहिए वो तो फाइंड करना है मिनिमम, तो डिस्टेंस ही हमारी ब्रेथ है, एंड दैट ब्रेथ इज 0.5, एंड इफ यू डिवाइड दिस तो 25 अपॉन 0.5 विल बी इक्वल टू F। सो वी आर गेटिंग कितना आ गया? 50 न्यूटन। तो जो मिनिमम फोर्स लग रही है दैट इज 50 न्यूटन की। Why the handle of a door is placed at the edge? So for a particular torque, greater the distance, lesser is the minimum force, या lesser is the force या effort required। इसीलिए हैंडल को हम H पे लगाते हैं। Moving to the next question, ये वर्क का क्वेश्चन है। At what angle is the work done minimum? ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि किस एंगल पे वर्क मिनिमम होता है, तो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। अक्सर इसमें ऑप्शन मान लीजिए 0 के बजाय 180 लिखा होता, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं 180 इज द आंसर, तो 180 भी गलत है, 90 इज द करेक्ट आंसर। दैट मिनिमम वर्क हमेशा 0 होता है, और कब होता है? जब थीटा 90 होता है, तो वर्क विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 0 हो जाता है। 180 पे हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है, लेकिन मिनिमम नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब वर्क तो हो रहा है। एक्यूट एंगल पे हमेशा हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल पे वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इज पॉजिटिव if angle between the force and displacement is, work is positive। पॉजिटिव कब होता है? तो पॉजिटिव जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू एक्यूट एंगल पे होता है। ऑब्ट्यूज पे कैसा वर्क होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होता है, इस पे वर्क डन हमारा नेगेटिव होता है।
90 पे वर्क डन कितना होता है, 90 पे वर्क डन हमारा 0 होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एट व्हाट एंगल वर्क इज मैक्सिमम, एट व्हाट एंगल वर्क इज मैक्सिमम, किस एंगल पे वर्क मैक्सिमम है, तो वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। अब हम चाहते हैं वर्क मैक्सिमम, तो अगर वर्क मैक्सिमम चाहते हैं तो कॉस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 1, वो होना चाहिए, और वो 1 होती है 0 डिग्री पे, इसका मतलब एंगल होना चाहिए 0। तो एंगल पूछ रहा है तो मैक्सिमम वर्क एंगल इज 0। इसको यूं भी कहते हैं कि 0 तब होगा जब हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे होंगे एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ और डी, एफ एंड डी इन सेम डायरेक्शन होगा, देन ऑल्सो वर्क इज मैक्सिमम। when force is in the direction of displacement or displacement is in the direction of force, then the work is maximum. Moving to the next question, relation between kinetic energy, momentum and mass। इसमें आपको रिलेशन बतानी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। अक्सर ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m होता है। इससे रिलेटेड कुछ चीज और पूछ सकता है कि अगर p हमारा कांस्टेंट है, p इज द मोमेंटम, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो आपको ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब उस केस में लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लाइटर बॉडी हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो इस केस में P का फॉर्मूला बनता है √2mk। ये कहां से बना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। तो अब K तो कांस्टेंट है, अगर K हमारा कांस्टेंट है तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। मतलब अगर वो कहे कि मास को हमने 4 टाइम्स कर दिया कीपिंग काइनेटिक एनर्जी सेम, मास इज 4 टाइम्स कीपिंग काइनेटिक एनर्जी सेम, तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो डबल हो जाएगा। द मोमेंटम विल बी डबल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ मास होता है। तो ये 3 क्वेश्चन पे और बन सकते हैं कि व्हेन P इज कांस्टेंट, व्हेन काइनेटिक इज कांस्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ coil spring is compressed, the work is done on the spring, the elastic potential energy। तो स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं कि एक स्प्रिंग है और उसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही है, डिसअपियर्स हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिमेन्स अनचेंज हो रही है। वर्क डन ऑन द स्प्रिंग हो रहा है, मतलब स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स की होती है, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां शेप चेंज हो रहा है इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि वर्क इज डन, तो जो वर्क हो रहा है वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो कंप्रेस करने में वर्क को बढ़ाना होगा, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, potential energy of a person is minimum when the person is standing, the person is sitting on a chair, person is sitting on the ground, the person is lying on the ground। तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी। तो ये जो वर्ड पोटेंशियल है एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से जितनी ज्यादा हाइट पे होंगे, ग्रेटर हाइट ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टैंडिंग पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी लेना है। अब जो मास लिया जाता है, जो पर्सन का मास होगा वो होगा एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से काफी ऊपर होगी। व्हेन द पर्सन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ग्राउंड के करीब होगी, नियर टू द ग्राउंड। व्हेन द पर्सन इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, तो भी थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगी। बट व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, जब आदमी लेटा हुआ होगा तो उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नियर टू अर्थ है, नियर टू अर्थ होगी या ग्राउंड होगी। इसका मतलब उस टाइम पे मास अर्थ के बहुत करीब है, इसका मतलब H मिनिमम होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन व्हेन नेल इज हैमर्ड इनटू अ वुडन बॉक्स। तो व्हेन नेल इज हैमर्ड इट इज मूविंग, तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट, इसमें तो वर्क हो रहा है। अ बॉक्स इज पुश्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो द बॉक्स इज पुश्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्लोर and the box is moving। इसमें यहां लिखना चाहिए था pushed along horizontal, मतलब the box is moving, तो इसमें भी वर्क हो रहा है। सी में कह रहा है there is no component of force parallel to the direction of force। इसका क्या मतलब है कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स हम लगा रहे हैं और इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब फोर्स 90 पे लगाई जा रही है,
दैट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट, तभी से इधर कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन्स कि थीटा इज 90 एंड व्हेन थीटा इज 90 तो वर्क डन इज 0, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी कि देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर सही लग रही है तो इसको डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर स्पीड को डबल कर दिया तो कह रहा है एक्सीलरेशन डबल होगा, वेट इज डबल, भाई वेट का तो कोई लेना ही देना नहीं है स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का जरा फॉर्मूला सोच लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ ऑब्जेक्ट तो बदल नहीं रहा है तो मास तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर v को मैंने 2v लिख दिया तो इसमें फिर होगा स्क्वायर, इसका मतलब काइनेटिक होना चाहिए 4 टाइम्स v स्क्वायर, इसका मतलब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स इन फर्स्ट काइनेटिक। जो सेकंड काइनेटिक होगी वो पहली काइनेटिक के 4 गुना हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 1 kg mass has a kinetic energy of 1 joule, then what is the speed? Formula based question है कि kinetic energy is half mv square, kinetic energy is half mv square, तो kinetic is given as 1, mass is given as 1, velocity is not known. So if you do the cross multiplication, square root of 2 equal to velocity and square root of 2 is 1.414 होता है, according to the option 1.4 is correct, तो velocity is 1.4 meter per second. Moving to the next question. So when a body is whirled in a circle, the work done by the centripetal force. अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स का है या सिर्फ फोर्स भी लिख दे, तो अगर एक सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी व्हर्ल की जा रही है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एनी बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हमारा टेंजेंशियल होता है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है, दैट इज द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगल 90 डिग्री बन जाता है, दैट्स व्हाई वर्क डन इज 0, तो करेक्ट आंसर इज 0। दैट मीन्स प्लैनेट्स डू नॉट डू एनी वर्क, Earth revolving around sun do not do any work, moon do not do any work. Reason, because the force and the displacement are perpendicular to each other. या आप यूं भी कह सकते हैं कि जो वर्क होता है that is equal to change of kinetic energy, change of kinetic energy। और यहाँ पे अर्थ के केस में अगर आप बात करें तो स्पीड ऑफ प्लैनेट सेम होती है, स्पीड ऑफ प्लैनेट तो चेंज नहीं होती, तो स्पीड ऑफ प्लैनेट सेम होती है, दैट मीन्स चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी, चेंज ऑफ काइनेटिक 0 तो वर्क डन विल बी 0। अब यहां पे एक चीज मेंशन होना चाहिए थी कि व्हेन अ बॉडी इज व्हर्ल्ड इन अ सर्कल द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, तो ये जो सर्कल है विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, उस केस में जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी 0। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल रिलेटिव टू द ग्राउंड, देन व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 1 जूल एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट। जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज 1, मास इज 1, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट गिवन, तो वी कैन टेक आइदर 9.8 और 10 एंड द हाइट वी हैव टू फाइंड, तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 1/9.8 इज द हाइट। अगर आप सपोज 10 लेते तो आपका आंसर 1/10 आता, तो 1/10 तो 0.1 है, तो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है 32 इज रॉन्ग, 9.8 रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर विल बी 0.102, इसका 1/9.8 is 0.102 meter. Next question is a total of 4900 joule was spent in lifting a mass of 50 kg. The mass was raised to a height of, height we have to find, तो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है 4900, मास इज 50, the acceleration due to gravity is 10 and the height we have to find, so 2 zeros will be cancelled off, so we are getting 9.8, so 9.8 meter is the height. I think over here this should be 9.8 meter. So moving to the next question. An object of mass 5 kg falls from a height of 5 meter above the ground. The loss of potential energy we have to find. The loss of potential मतलब potential energy will be mgh, mass is 5, acceleration due to gravity is 10 and the height is 5, so the correct answer is 250 joule. C. इस क्वेश्चन को यूं भी कह सकते थे, gain in kinetic बताओ, gain in kinetic energy, तो gain in kinetic will be equal to loss in potential energy, that will be also 250 joule. So gain in kinetic will be equal to loss in potential energy. Moving to the next question. A weightlifter lifts 240 kg from the ground to a height of 2.5 meter in 3 seconds. His average power is. We have to find the power. तो power का formula work upon time है, but over here mass is given, तो directly लिख दें mgh upon time. Power is mgh upon time. Mass is 240. Acceleration due to gravity is 10, or you can say 9.8, and the height is 2.5 divided by 3.
इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस विल बी 380 टाइम्स हो गया है, 2.5 का पॉइंट हटा लिया, ये 0 कैंसिल, तो 2000 वॉट आ रहा है। अब 2000 वॉट क्योंकि मैंने ग्रेविटी 10 ली है, इसके नियर अबाउट आंसर जो है 1960, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका इस क्वेश्चन में आपको ग्रेविटी 9.8 लेना चाहिए, वैसे वैल्यू से लग रहा था कि 196 आ रहा है, तो आपको 9.8 लेते, तो 240 इंटू 9.8 इंटू 2.5 अपॉन 3, तो डेट 2.5 में पॉइंट रिमूव कर लें, तो द 0 विल बी कैंसिल्ड ऑफ 3 8 टाइम्स, 25 8 is 200, तो 200 इंटू 9.8 एंड दैट विल बी 1960। लेकिन आप 10 से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 आ रहा है, तो नियर टू 2000 इज 1960। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड एज द बॉल राइजेज इट्स टोटल एनर्जी नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन इंक्रीज नन ऑफ दीज डिक्रीजेज रिमेन्स द सेम। तो जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें क्या चेंज आ रहा है, तो टोटल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, दैट पोटेंशियल इज चेंजिंग टू काइनेटिक, बट ओवरऑल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, तो इट रिमेन्स द सेम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हेन अ फोर्स रिटार्ड्स द मोशन ऑफ अ बॉडी, द वर्क डन इज, कि जो फोर्स मोशन को रिटार्ड कर रही है, अपोज कर रही है, रिटार्ड मीन्स अपोज कर रही है, देन द वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कि 0। इसका मतलब क्या है कि बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इसको रिटार्ड कर रही है, फोर्स इधर लग रही होगी, दैट मीन्स थीटा इज 180 डिग्री, या यूं कह लिए ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एग्जैक्ट अपोजिशन में नहीं है, हो सकता है ऐसे लग रही हो, तो उस केस में जो वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव, वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, तो कौन सी एनर्जी इसमें हो सकती है, इट्स पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तो वैसे तो भाई इसमें एनर्जी वर्ड आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज कि रेस्ट पे है, तो इट विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी विल बी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, इफ बॉडी डज नॉट मूव, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तब तो वर्क डन 0 हो जाएगा, बॉडी मूव्स परपेंडिकुलर मूव करती है तो भी 0 हो जाता है वर्क डन, देन ऑल्सो वर्क इज 0। बॉडी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, इस केस में तो वर्क हमारा पॉजिटिव भी होता है और यही मैक्सिमम भी होता है, पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और डी भी देख लेते हैं, वो कह रहा है मूव्स अपोजिट टू फोर्स, इस केस में तो वर्क नेगेटिव होगा, अपोजिट टू द फोर्स में वर्क इज नेगेटिव। नेक्स्ट है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ जूल इज ऑल्सो अर्ज, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो जितनी भी एनर्जी है सबकी एसआई जूल है, सीजीएस अर्ज है। रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अक्सर पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन यूनिट है एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है, और अगर इसको हमें एसआई यूनिट में करना है, इसको एसआई में करना है मतलब जूल में करना है, तो 1 EV इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 HP किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट है 746 वॉट या 750 वॉट भी करेक्ट आंसर है। एनी मशीन क्रिएट एनर्जी, नेवर क्रिएट एनर्जी, मे और मे नॉट क्रिएट एनर्जी, और क्रिएट पावर। देखिए क्रिएट एनर्जी तो कोई कर ही नहीं सकता वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा। नेवर क्रिएट एनर्जी, मे और मे नॉट क्रिएट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और पावर कह रहा है, तो जो मशीन होती है वो हमेशा नेवर क्रिएट्स एनर्जी को क्रिएट कभी नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज आइडियल मशीन जिसकी एफिशिएंसी हमारी 1 होती है या 100% होती है। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन, दैट 4 न्यूटन इज द एफर्ट, और जो 20 न्यूटन है ये हमारा लोड है। लेकिन पूछ तो वेलोसिटी रेशियो रहा है, दे रहा है एफर्ट एंड लोड, तो पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लें। तो मैकेनिकल एडवांटेज का तो फॉर्मूला है वही लोड अपॉन एफर्ट, दैट लोड इज 20, एफर्ट इज 4, तो MA तो 5 आ गया। अब VR क्या होगा, क्योंकि ये आइडियल मशीन है, इस पर ध्यान रखना है, आइडियल मशीन का VR और MA सेम होता है, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो भी MA के इक्वल होगा, तो करेक्ट आंसर इज 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का थोड़ा सा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड बाय द रिलेशन। MA का फॉर्मूला बताना है, तो MA लोड अपॉन एफर्ट होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो बट इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो MA इंटू E इक्वल टू लोड, MA इंटू E इक्वल टू लोड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज B।
velocity ratio, distance moved by load and distance moved by the effort are related as d is for the distance by load, d is for the distance of the effort. तो velocity ratio का फॉर्मूला होता है distance of effort to the distance of load, de by dl होता है. यहाँ पे d को d कह रहे हैं, dl को d कह रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है C, VR is de by dl. वैसे यहाँ dl लिखा होना चाहिए था. तो नेक्स्ट इज रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एफिशिएंसी ईटा, velocity ratio VR, mechanical advantage MA are related by, पहली ऑप्शन MA is efficiency into VR, second is VR is efficiency into MA and C is efficiency equal to MA into VR. तो which option is correct? तो जो MA होता है that is efficiency into VR, efficiency का फॉर्मूला है MA upon VR, ऐसे याद रखिए. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो MA is VR into efficiency. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मशीन इज एन आइडियल मशीन, मशीन आइडियल है, मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, MA by VR पूछ रहा है, इसी को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं. लेकिन क्योंकि वो आइडियल है, अगर आइडियल है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, दैट मीन्स MA विल बी इक्वल टू VR. तो इट विल बी इक्वल टू लेस देन 1 कह रहा है, रेशियो क्या है, तो MA by VR एग्जैक्टली 1 है, तो इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मशीन, फंक्शन ऑफ अ मशीन इसमें से कौन सा नहीं है. नंबर ए, टू एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, दिस इज ट्रू, ये होता है, मशीन तो फोर्स मल्टीप्लाई करती है. बी है टू शिफ्ट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू अ कन्वीनियंट प्लेस, ऐसा भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीवर में ऐसा हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को चेंज करता है. टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट अप्लाइड फॉर ग्रेटर ईज एंड कंफर्ट, ऐसा भी होता है. सिंगल फिक्स पुली का यही फंक्शन है, सिंगल फिक्स पुली जो है उसमें यही फंक्शन होता है. लास्ट कह रहा है टू डिक्रीज द स्पीड, तो मशीन स्पीड को डिक्रीज नहीं करती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. वंस अगेन द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मशीन, तो टू डिक्रीज द स्पीड इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ मशीन. फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ये भी फॉर्मूला सही है, और इसको MA by VR भी कहते हैं. तो मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. इन एक्चुअल मशीन, इन एक्चुअल मशीन का दूसरा नाम प्रैक्टिकल मशीन भी होता है, कि इन एक्चुअल और प्रैक्टिकल मशीन इफ W1 and W2 denote the input and the output work of the machine, then W2 equal to W1, W2 less than W1, W1 less than W2, none of these. तो हमेशा प्रैक्टिकल मशीन में आउटपुट जो होता है वो कम होता है इनपुट से, आउटपुट इनपुट से कम होगा. आउटपुट को हम लोग कह रहे हैं W2, तो W2 is less than W1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द मैकेनिकल एडवांटेज, the mechanical advantage of a system of pulley is number of segments of the string holding the load, one less than number of segment of the string holding the load, one more than number of segment of string holding the load, and none of these. तो what is mechanical advantage of a system क्या होता है, तो it is equal to number of segment of the string holding the load, जितनी डोरियां लोड को सपोर्ट कर रही हैं उनकी काउंटिंग ही हमारी मैकेनिकल एडवांटेज होती है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, single fixed pulley MA greater than 1, VR greater than 1, changes the direction of force, none of these. तो सिंगल फिक्स पुली का जो आप इसका जो वेलोसिटी रेशियो है ये भी 1 होता है, इसकी जो एफिशिएंसी आइडियल केस में आती है वो भी 1 होती है. तो इसका काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, दिस इज द यूज ऑफ अ सिंगल फिक्स पुली. और लिखा हुआ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. इसका फंक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि वाई सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड. The mechanical advantage of a pulley system, if direction of effort is applied downward, देखिए एफर्ट नीचे लगाया जा रहा है, तो MA बताना है क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम, वन लेस देन नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम, वन मोर देन द नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम, और नन ऑफ दीज. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो पुलिस सिस्टम में जब कई पुलिस लगे होते हैं और एफर्ट हमारा डाउनवर्ड होता है, एफर्ट इज डाउनवर्ड, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो की सीधा सा जो होगा वो नंबर ऑफ पुलिस हो जाएगा, नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होगा. बट दिस इज फॉर आइडियल मशीन की बात चल रही है जब एफिशिएंसी 1 होती है, तो इक्वल टू द नंबर ऑफ पुली इन द सिस्टम हो जाएगा. हाँ, अगर एफर्ट हमारा अपवर्ड होता, इफ द एफर्ट इज अपवर्ड, तो MA विल बी 1 मोर देन नंबर ऑफ पुलिस इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली, मूवेबल पुली का जो MA होता है अगर आइडियल है तब तो 2 होगा, अगर आइडियल है तब तो 2 होगा, और अगर आइडियल नहीं है तो लेस देन 2 होगा. तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए थी, ABCD ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू 2. तो अगर इक्वल टू 2 है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी,
कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, और अगर लेस देन 2 होता तो वो भी हो सकता था उस केस में जब प्रैक्टिकल होता। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में आपके सिलेबस में सब आइडियल है, तो एम ए इक्वल टू 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इन अ सिंगल फिक्स पुली इफ एफर्ट इज अप्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स द लोड विल बी लिफ्टेड थ्रू द डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस की बात जब पूछी जाती है तो वी आर सोचा करिए कि सिंगल फिक्स पुली का वी आर क्या होगा, तो इसका जो वी आर है वो 1 है। वी आर 1 का मतलब डी बाई डी एल 1 है, डी बाई डी एल 1 है, इसमें एक डिस्टेंस वो दे रहा है, एफर्ट का दे रहा है, डी हमारा एक्स है, डी एल वी हैव टू फाइंड इक्वल टू 1, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड वो भी एक्स हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यही क्वेश्चन वो सिंगल मूवेबल पुली कह देता, सिंगल मूवेबल पुली, तो उस केस में वी आर हमारा 2 होता, तो वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, देन डी बाई डी एल विल बी इक्वल टू 2, अगर डी हमें एक्स दिया हुआ है तो एक्स अपॉन 2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब इस तरह से किसी भी पुलिस सिस्टम का वो पूछे अगर डिस्टेंस, तो हमेशा याद रखिए बस आपको वी आर लिख लेना है। वंस यू राइट द वी आर, एक डिस्टेंस दिया होगा दूसरा डिस्टेंस निकल आएगा। अ सिंगल फिक्स पुली इज यूजफुल बिकॉज इट मल्टीप्लाइज फोर्स, नो, सिंगल फिक्स पुली का एम ए 1 होता है, जिसका एम ए 1 होता है वो मल्टीप्लाई नहीं करता है। हेल्प इन गेनिंग स्पीड, वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है, इसलिए ये भी नहीं सही है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टू कन्वीनियंट, यही आंसर है हमारा। इन अ सिस्टम ऑफ पुली वेरी लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ स्मॉल लोड, लार्ज फोर्स चाहिए होती है, भाई तो फिर मशीन ही नहीं हुई, तो दिस इज रॉन्ग। द एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड थ्रू द लार्ज डिस्टेंस बट लोड इज लिफ्टेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। अप्लाइड एफर्ट इज नॉट मल्टीप्लाइड एट ऑल, भाई अप्लाइड एफर्ट जो होती है वो मल्टीप्लाई नहीं होती एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं होती है। तो इसमें जो ये बी पार्ट है इसको ध्यान से देखिए, एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड थ्रू लार्ज डिस्टेंस, ये जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो या तो 1 होता है या 1 से बड़ा होता है, सारे सिस्टम का 1 से सिंगल फिक्स पुली का होता है। इसका मतलब डी बाई डी एल जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब डी जो होगा वो डी एल से बड़ा होगा। तो एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड लार्ज डिस्टेंस, मतलब डी बड़ा होता है, लोड इज लिफ्टेड थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन अ सिस्टम इफ अ सिस्टम ऑफ पुली इज नॉट फ्रिक्शनलेस, अगर फ्रिक्शनलेस नहीं है, पुली आर नॉट वेटलेस, देन एम ए जो होगा वो लेस देन वी आर होगा, एम ए विल बी लेस देन वी आर होगा। एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, लेस देन 1 होगी। और यही क्वेश्चन है अजम्पशन ऑफ पुलिस सिस्टम, कि पुलिस सिस्टम की अजम्पशन क्या है कि इट शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड द वेट ऑफ द पुलिस आर नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे वो कह रहा है खुद कि सिस्टम ऑफ पुलिस नॉट फ्रिक्शनलेस, इसका मतलब एम ए वी आर से छोटा है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो सी को ध्यान से देखिए, वी आर एम ए से बड़ा है, एम ए लेस देन वी आर, जिसका उल्टा होगा वी आर एम ए से बड़ा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द अजम्पशन, ये भी आपको याद हो। नाउ इट कम्स टू द लाइट पोर्शन, रे ऑप्टिक्स। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास लैब फ्रॉम एयर, ग्लास लैब में एयर से लाइट एंटर कर रही है तो वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो हमेशा याद रखिए, देखिए फ्रीक्वेंसी जो है ये तो चेंज ही नहीं होती, ये हमेशा सेम रहती है, चाहे रेयर टू डेंसर हो, चाहे डेंसर टू रेयर हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, उस केस में फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम है। बात आती है वेवलेंथ की, वेवलेंथ और वेलोसिटी की सेम स्टोरी चलती है, जो स्टोरी वेवलेंथ की है वही स्टोरी वेलोसिटी की है। एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, एयर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। एयर के अलावा किसी मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम होगी, तो यहाँ ग्लास में जा रही है, स्पीड कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, तो इट्स वेवलेंथ कहिए, वेलोसिटी कहिए, दोनों डिक्रीज कर जाते हैं। नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सी बाई वी इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। सी बाई वी ऐसा होता है, और सी तो सबसे ज़्यादा होगा और वी होगा ग्लास में, ऊपर वाला नंबर ज़्यादा है नीचे कम है, तो इधर भी लैम्डा ए ज़्यादा होगा, लैम्डा जी कम होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सी बाई वी कहते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमेशा जो है वो सी 1 से बड़ा ही होता है, ये कभी भी 1 नहीं होगा, 1 तब होगा जब दोनों तरफ मीडियम हमारे सेम होंगे, तो ये हमेशा जो वैल्यू है वो मोर देन 1 होगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। द लैटरल डिस्प्लेसमेंट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, करेक्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ठीक है, वेवलेंथ भी ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज एंड दीज पॉइंट्स यू शुड नो। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। वेलोसिटी सबसे कम कहाँ पे होगी, वाटर, ग्लास, डायमंड, एयर, तो मिनिमम उसमें होगी जो मोस्ट डेंसर होगा, मोस्ट डेंसर। जैसे जैसे डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी कम होती है, तो सबसे ज्यादा डेंसर कौन है, डायमंड है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डायमंड। अगर वो मैक्सिमम कहता तो कहते लीस्ट डेंसर, उस केस में एयर विल बी द आंसर। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये सिर्फ तब चेंज होती है जब सोर्स बदलता है। जब सोर्स ऑफ लाइट चेंज कर देंगे तब फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। इफ द सोर्स इज सेम देन फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म विच कलर ऑफ लाइट इज लीस्ट डिविएटेड, ये तो सभी को याद होगा। सबसे कम डिविएशन किसका होता है, दैट इज रेड। सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का होता है। द इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2, वैसे तो 2.4 होती है, इट्स गिवन 2। तो वेलोसिटी इन डायमंड इज, वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, NAC/V। और V किसका, डायमंड का। तो वेलोसिटी इन डायमंड विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, and this is 3 into 10 to the power 8 divided by 2. So we are getting 1.5 into 10 to the power 8. तो correct option is D. इस पे बेस न्यूमेरिकल भी बनते हैं। When a ray of light moves from one optical denser to an optically rarer medium, it bends, मतलब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है, it bends away from the normal, ये सभी को पता होगा। Out of the following, which possesses the highest refractive index? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें डायमंड की होती है। डायमंड हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The deviation produced by a prism when the light is incident on it does not depend on. प्रिज्म का डिविएशन जो डेल्टा होता है किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मटेरियल पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ और कलर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म छोटा है कि प्रिज्म बड़ा है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट। रेड और ब्लू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला क्या है, देखिए वेवलेंथ के टर्म में, तो वैसे तो C/V होता है N12। वेवलेंथ के टर्म में जब लिखा जाता है तो λ1/λ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है रेड लाइट टू ब्लू लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू। मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है, इसको जब हम लोग लिखते हैं इसका भी फॉर्मूला है कि N21 इज N2/N1, तो हम इसको लिखेंगे B इधर लिखेंगे और R इधर लिखेंगे। लेकिन जब वेवलेंथ में लिखा जाता है तो पहला नंबर पहले आता है, दूसरा नंबर दूसरा आएगा, तो दिस इज वेवलेंथ इन ब्लू अपॉन वेवलेंथ इन रेड। अब बस आपको ये सोचना है कि न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वेवलेंथ ऑफ रेड, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो तो ब्लू से ज़्यादा होगी। इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन λB/λR। भाई डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये आंसर 1 से कम तो होगा ही होगा, तो दिस इज लेस देन 1। करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन 1। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे थोड़ा थ्योरी भी आपकी क्लियर होगी और डेफिनेशंस भी आपको याद हो जाएंगी। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट रिफ्रैक्ट क्यों करती है, उसका रीजन बिकॉज इट हैज डैश स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, बिकॉज इट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इसी को कहते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एग्जाम में आ भी चुका है, दिस इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स। थर्ड कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन दैट मीडियम। अब क्योंकि वैक्यूम है तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium, N equal to C/V, और हमेशा ये आंसर 1 से बड़ा ही होता है। नेक्स्ट है कि when light travels from one medium to another its dash does not change। क्या चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। The ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction, sin I by sin R, इसी को हम लोग सेकेंड लॉ भी कहते हैं, यही हमारा कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को बाद में हम लोग म्यू लिखते हैं या एन लिखते हैं, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, डैश इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ डैश विद द रिफ्रैक्टेड रे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि द पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट कैन बी रिट्रेस्ड, कि अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, थोड़ा सा बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि इस पाथ को हम वापस पहुंचा सकते हैं, रिवर्स करा सकते हैं। कब होगा ऐसा, अगर हम यहां पे एक मिरर रख दें, प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, किससे, रिफ्रैक्टेड रे से। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द पार्ट ऑफ लाइट कैन बी रीट्रेस्ड, तो बाय प्लेसिंग अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिफ्रैक्टेड रे। So now the option over here for the principle of reversibility,
dash is placed, plane mirror is placed at an angle of 90 degree with the refracted ray. Moving to the next one, the dash image formed by a thick glass plate with mirror on one side is the brightest. इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थिक ग्लास प्लेट ली जाती है और वन साइड ऑफ द थिक ग्लास प्लेट इज पॉजिटिव तो कहा जाता है मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म. इफ ओ इज द ऑब्जेक्ट तो बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं. 90 डिग्री से वापस जाती है लाइट और बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे बनती हैं, I1 फिर I2 फिर I3 एंड सो ऑन. तो इसमें सबसे ब्राइटेस्ट कौन सी है? तो जो सबसे ब्राइटेस्ट होती है वो सेकेंड होती है. तो सेकेंड इमेज इज ब्राइटेस्ट. इसका रीजन भी अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. तो इसका रीजन है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन बोलना है एट सिल्वर्ड सरफेस, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस. इसकी वजह से सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मिनिमम डिविएशन पोजिशन ऑफ अ प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ मिनिमम एंगल. वैसे जो डेल्टा के फॉर्मूले हैं वो याद कर लिए. डेल्टा हमारा होता है I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश. ये भी डेल्टा का फॉर्मूला है. डेल्टा का फॉर्मूला एक और भी है कि डेल्टा होता है I प्लस I डैश माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म भी है. लेकिन अगर डेल्टा मिनिमा हो जाता है तो उस केस में I इक्वल टू I डैश हो जाता है और R इक्वल टू R डैश होता है और जो A होता है दैट इज इक्वल टू 2I होता है. तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट. इसका मतलब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा? तो डेल्टा मिनिमा अगर कह रहा है तो डेल्टा मिनिमा कैन बी रिटन एज 2I माइनस 2R. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2I माइनस A. ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं जहां पे A हमारा 2I है. 2I नहीं 2R है. अब वैसे तो IR बराबर होते हैं लेकिन जनरली लिखा जाता है A is 2R. A is 2I भी सही है क्योंकि डेल्टा मिनिमा है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन द मिनिमम डिविएशन पोजीशन ऑफ अ प्रिज्म the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle R. I बराबर R होता है मिनिमम डिविएशन के केस में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिया, सॉरी एमरजेंस. एंगल ऑफ एमरजेंस है बेटा, वो जल्दी में लिख गए हम. वो जो I डैश है दैट I डैश इज द एंगल ऑफ एमरजेंस. इसको एंगल E कहते हैं. और R और R डैश तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस है और R डैश इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड सरफेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स इन डैश ग्लास देन इन वाटर. मतलब ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है. तो क्या बताया था कि जो डेंसर है उसमें स्पीड ज़्यादा है. तो लाइट ट्रेवल्स, जो डेंसर है उसमें स्पीड कम है, जो रेयर है उसमें स्पीड ज़्यादा है. तो लाइट ट्रेवल्स इन डैश ग्लास स्लोअर इन ग्लास देन इन वाटर. तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ग्लास में कम होगी, वाटर में ज्यादा होगी. तो रेयर में भाई जगह ज्यादा रहती है इसलिए आदमी फैलता है, इसीलिए कहते हैं स्पीड बढ़ जाती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज क्या होगी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से बड़ा है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी रेंज क्या है? तो इट इज ग्रेटर देन 1 भी होती है, ये इक्वल टू 1 भी होता है और ये लेस देन 1 भी होता है. तो जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी भी होगी, छोटी भी होगी, इक्वल भी होगी. 1 से ग्रेटर कब होती है? n ग्रेटर देन 1 कब आएगा? तो n का फॉर्मूला हमारा क्या है? दिस इज v1 बाई v2. तो ये 1 से बड़ा तब होगा जब पहले में वेलोसिटी ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो. इसका मतलब पहले में ज़्यादा हो तो पहला रेयरर हो और दूसरा डेंसर हो. तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है. इसका एग्जाम्पल कहें तो आपका ये वाटर टू ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 कब होगी? तो लेस देन 1 के लिए पहला वाला छोटा हो, दूसरा ज़्यादा हो, तो डेंसर टू रेयरर. उल्टा कर दिए, ग्लास टू वाटर जाएगी. अच्छा, इक्वल टू 1 कब होती है? जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो तब होती है, या फिर जब वेलोसिटी जो होगी वो सेम हो जाए. रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहता है कि जो रियल अपॉन अपैरेंट है इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कि n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, रियल अपॉन अपैरेंट. इस पे न्यूमेरिकल जरूर करिएगा, मस्ट है, एक क्वेश्चन आएगा. इन वैक्यूम ऑल कलर्स ऑफ लाइट ट्रैवल विद डैश स्पीड बट इन द मीडियम ट्रैवल विद डैश स्पीड. देखिए वैक्यूम में जितने कलर्स हैं सबकी स्पीड सेम होती है. क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट विद सेम स्पीड. और वो सेम स्पीड भी हमें पता है दैट इज c.
बट इन द मीडियम ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड। हर कलर की वेवलेंथ अलग है, तो हर कलर की स्पीड डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट मीडियम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द इक्विएंगुलर प्रिज्म, इक्विएंगुलर प्रिज्म इज नथिंग बट इक्विलेटरल प्रिज्म, इसका दूसरा नाम है इक्विलेटरल। और इसी इक्विएंगुलर को कभी कभी रेगुलर प्रिज्म भी कहते हैं, रेगुलर प्रिज्म भी कहा जाता है। अगेन द क्वेश्चन इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ इक्विएंगुलर प्रिज्म द मिनिमम डिविएशन, इन द मिनिमम डिविएशन द रिफ्रैक्टेड रे इज। अगर प्रिज्म इक्विलेटरल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो उस केस में डिविएशन मिनिमम तब होगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे, दिस रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टेड पैरेलल हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। लेकिन सिर्फ ऐसा तब होता है जब प्रिज्म इक्विलेटरल है, और I इक्वल टू आई डैश और R इक्वल टू आर डैश, ये तो हमेशा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है कि इन अ प्रिज्म प्लेस्ड इन मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम इज गिवन एज 38, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन एज 60 और I निकालना है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, तो 38 इक्वल्स टू 2I माइनस 60, 60 धरा के ऐड हो गया 98, 60 30 98 अपॉन 2 इक्वल्स टू I, दैट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 49, I की वैल्यू 49। और सपोज यहाँ हम आपसे कहते हैं एंगल R बताइए, R भी बताना है, तो जो R होगा वो a/2 होता है, R इज a/2 दैट इज 60/2, तो R की वैल्यू 30 है, और यही R डैश है, यही R है, यही R डैश। मतलब डायग्राम में दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो 49 आया है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये 30 डिग्री होगा, ये R डैश है, ये भी 30 डिग्री होगा, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये 49 होगा। और उस टाइम पे जो डिविएशन है दैट इज इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया गया है, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे, दिस इज माय डिविएशन दैट इज 38, ये 49 है, सॉरी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ओनली इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, तो TIR की कंडीशन है ये, तो उसके लिए डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम होना चाहिए। एक और कंडीशन है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इन कहां पे होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, डेंसर मीडियम में, इन द डेंसर मीडियम, ये कंडीशन ऑफ TIR है। द इमेज फॉर्म बाय अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज डैश देन द इमेज फॉर्म बाय ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन। देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो इमेज होती है वो ब्राइटेस्ट होती है। क्यों ब्राइटेस्ट होती है? क्योंकि जो इससे इमेज बनती है 100% रिफ्लेक्शन होता है। ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में सम पार्ट इज एब्जॉर्ब। मिराज अकर्स ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ TIR के कम से कम नाम तो पता ही रहना चाहिए। अ कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश लेंस। कॉन्केव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस है। द अदर नेम ऑफ कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं ये इसलिए कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको याद आ जाए। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द फोकस। इसी को फोकस कहते हैं। जहां लाइट जो पैरेलल आ रही है या तो मीट करें या अपीयर टू मीट। मीट करती है कॉन्वेक्स में, अपीयर टू मीट करती है कॉन्केव में। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। When the object is placed at 2f in front of a convex lens, the image is formed. जब 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे बनती है। कैसी बनती है? इक्वल साइज की होती है। साइज उसका इक्वल होता है। बाकी क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल एंड इन्वर्टेड। कभी कभी रिवर्स करके पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा ये साइज ऑफ इमेज इज इक्वल, तो उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो आपको कहना है 2f पे रखा गया है। या उसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? -1। अगर मैग्निफिकेशन -1 है इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। A convex lens forms a magnified image बना रहा है convex erect image of the object when it is placed between। तो ये कब होता है? ये लास्ट केस था जब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रख देते हैं। जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखते हैं तो एक मैग्निफाइड इमेज बनती है। यही पोजीशन है सिंपल माइक्रोस्कोप की।
कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ when the object is between the optical center and the focus. It magnifies the image of the object. The image formed by a concave lens. Concave lens से जो image बनती है वो हमेशा virtual, erect and diminished. Virtual, erect and diminished. Virtual, erect, magnified सिर्फ convex पे बनती है. Virtual के साथ अगर diminished आ रहा है तो फिर concave lens होगा 100%. A lens never forms a real image ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की कभी रियल इमेज बनाते ही नहीं है. कौन सा लेंस है वो? तो कहेंगे कॉन्केव. कॉन्केव कभी भी रियल नहीं बनाएगा. व्हेन अ कॉन्केव लेंस इज कंबाइंड विद अ कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग कॉन्वेक्स लेंस इज, तो क्या होगा? देखिए कॉन्केव लेंस लिया गया है, उसको कंबाइन किया है कॉन्वेक्स से, लेकिन आगे लिख दिया रिजल्टिंग कॉन्वेक्स लेंस. इसका मतलब उसका फाइनल नेचर कॉन्वेक्स है. तो जब कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होती है. दो लेंस को कंबाइन करके वी आर फॉर्मिंग अ कॉन्वेक्स लेंस. सो द फोकल लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव होती है एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव होती है. पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर इज, ये भी याद रखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? डायोप्टर कैपिटल डी. एंड व्हाट इज पावर? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ दैट शुड बी इन मीटर. छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है, P इज 1/f, बट दैट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर में होना चाहिए. कभी कभी कंबाइंड पावर पूछता है कि अगर एक लेंस की पावर हमारे पास +10 डायोप्टर है और दूसरे की पावर हमारी जो है वो -7 डायोप्टर है, व्हाट इज द कंबाइंड पावर? अब बस आपको ऐड कर देना है. तो 10 - 7 + 3. अगर प्लस में आ रहा है तो उसका फाइनल नेचर कॉन्वेक्स है, और अगर ये माइनस में आ जाएगा कंबाइंड पावर तो उसका फाइनल नेचर कॉन्केव हो जाएगा. अ कॉन्वेक्स लेंस इज वेयर एज अ कॉन्केव इज एट द सेंटर. So this question में होगा कि convex lens is thicker whereas concave lens is thinner at the center. So this question is incomplete. Leave this question. Next is a ray of light passes through a lens undeviated जा रही है when it passes through optical center. जब optical center से light pass होती है तो undeviated जाती है. Audible range. Now coming to the chapter MCQs of sound. MCQs of sound. The audible range of frequency for normal human being is 20 to 20,000 hertz. Echo is produced if the distance between the source of sound and the listener is more than 16.5 meter भी correct answer है, और you can write 17 meter, both are correct. but जो important key point है वो in air है. air में लिखना है क्योंकि water होता है तो 1600 हो जाता है. तो ये word air is important, ये key point है, ये must है. सोनार यूजेस कौन सी वेव यूज करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स. एंड रेडार यूजेस रेडियो वेव. सोनार का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. द फिनोमिना ऑफ डैश इज यूटिलाइज्ड बाय बैट्स एंड डॉल्फिन. इको से ही वो यूज करते हैं, बैट्स और डॉल्फिन इको सिस्टम कह सकते हैं. द वाइब्रेशन विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. जब एक्सटर्नल कोई फोर्स लगती है तब जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन. फोर्स वाइब्रेशन. और जो बहुत ही स्लाइट फोर्स लगा के जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसको नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन कहते हैं. उनका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, उसके ग्राफ में जो शेप बनता है वो ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड सेम रहती है. द फिनोमिना ऑफ सेटिंग अ बॉडी इनटू ऑसिलेशन विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय अनदर बॉडी वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी. तो एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दूसरे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हुई जा रही है. इस केस में बॉडी विल सडनली वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड. इसी को कहते हैं रेजोनेंस. दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस होता है. कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अक्सर पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या यू शॉर्ट में कहिए या प्रॉपर है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी देन द रेजोनेंस अकर्स. रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि rattling sound is heard. A rattling sound is heard when a vehicle or a bike is moving at a certain speed. Why? Because of resonance. How to remove that rattling sound? So by changing the speed of the vehicle. Sound has the characteristics. Which characteristics the sound has? That has loudness, pitch and quality. तीन चीजें होती हैं, loudness, pitch and quality. Loudness depends on amplitude पे depend करता है. It depends on the amplitude. इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है. इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस. लाउडनेस डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज
लाउडनेस इज अ डैश क्वांटिटी, इंटेंसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। लाउडनेस को हम लोग फील करते हैं कि आवाज तेज है कि धीमी है, जिसको कहते हैं दिस इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी, वेयर एज इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, तो इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। यहीं पे कहा जाता है कि जो पिच है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जेक्टिव है। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव, एम्पलीट्यूड इज ऑब्जेक्टिव। इन दिस वे ये सब क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो क्वालिटी डिपेंड्स ऑन वेव पैटर्न, कि अगर वेव पैटर्न आपका डिफरेंट है तो इसका मतलब क्वालिटी में फर्क है। इफ टू वेव्स आर हैविंग सेम लाउडनेस, सेम पिच, बट स्टिल द ग्राफ इज डिफरेंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कि इन एन इलेक्ट्रिक मोटर में एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल, केमिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू केमिकल। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज मूविंग, इसका मतलब वो मैकेनिकल काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू मैकेनिकल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे पता लगाते हैं? कॉर्क स्क्रू रूल, इससे क्या फाइंड होता है? इससे फाइंड होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है इससे। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही निकलती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फाइंड होता है इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। द प्रिंसिपल ऑन विच ऑफ दीज डिवाइसेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इनमें से कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, ऑल ऑफ दीज। जिसमें इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो वो आपको बताना है कि कौन सा है, गैल्वेनोमीटर है कि ट्रांसफार्मर है कि मोटर है कि ऑल ऑफ दीज है। जिसमें करेक्ट ऑप्शन इज मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें होता है इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज देयर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है। A current carrying solenoid behaves as a, कोई एक solenoid, what is a solenoid? A solenoid is a wire wound in cylindrical form whose length is greater than the diameter of the coil, and when current flows in it, it behave as a bar magnet, it behave as a bar magnet। यही बार मैग्नेट बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि अगर इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे एयर में, देन इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। द डैश कैलोरी इज डिफाइंड एज, यहां से कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन शुरू हुए। 1 calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ये लिखा है ताकि आपको 1 कैलोरी की डेफिनेशन याद रहे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय यूनिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें सिर्फ टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना है। द फॉर्मूला फॉर दिस इज Q बाई डेल्टा टी होता है। इसकी यूनिट जूल पर केल्विन होती है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास पे। इट डिपेंड ऑन मास, इट डिपेंड ऑन मास। देखिए मास फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास। द बेस ऑफ अ कुकिंग यूटेंसिल इज मेड थिक सो दैट इट्स हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज एंड इट रिटेन हीट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जो कैलोरीमीटर है उसमें जो कॉपर कैलोरीमीटर लिया गया है वो थिन लिया गया है सो दैट द हीट कैपेसिटी कम हो जाए उसकी, और इट टेक्स लेस हीट टू एक्वायर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, जूल पर केल्विन। एसआई तो यही है। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इसमें यूनिट मास भी आता है, तो इसकी जो यूनिट है दैट इज जूल पर केजी केल्विन। एंड द फॉर्मूला ऑफ सी इज Q बाई एम डेल्टा टी। मतलब इसको हीट कैपेसिटी अपॉन मास भी कहते हैं, हीट कैपेसिटी अपॉन मास, इसीलिए वर्ड स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दो, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो सी डू नॉट डिपेंड ऑन मास। ये ध्यान रखना है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। डू नॉट डिपेंड ऑन मास, डू नॉट डिपेंड ऑन मास, तो सी मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वी हैव हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होता है, लेकिन एजम्पशन क्या है कि व्हेन नो हीट इज लॉस्ट इन सराउंडिंग, नो हीट इज लॉस्ट इन सराउंडिंग, लॉस्ट इन सराउंडिंग। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अक्सर पूछा गया है। द डैश ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज
व्हेन इट अंडरगोज अ फेज चेंज, जब फेज चेंज होती है दैट मीन्स व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड और लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, तो जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। एंड व्हाई इट रिमेन्स द सेम? क्योंकि टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो चेंज नहीं होती। व्हेन फेज चेंजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम, thus the temperature remains same. The energy required by a substance to change phase is called, जो change phase के लिए एनर्जी चाहिए है उसी को कहते हैं latent heat, latent heat कहते हैं। what is the symbol of latent heat? तो ध्यान रखना है बच्चों कि ये Q है, L नहीं है। what is the SI unit of latent heat? that is joule, SI unit joule है। वो जो होता है वो स्पेसिफिक latent heat होता है। स्पेसिफिक latent heat अगर बोला जाए तो स्पेसिफिक latent heat is L and that is Q by M, इसको Q by M कहते हैं, इसकी यूनिट होती है जूल पर kg। नेक्स्ट कम द मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इज व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय, तो एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4। व्हेन गामा rays are emitted, there is neither a change in mass number nor change in atomic number। सिर्फ क्या होता है कि जब एक्साइटेशन स्टेट में होता है, जब आपको किसी क्वेश्चन में यहाँ एक एस्टिक दिख जाए तो समझ जाइए गामा निकलेगा, वो एस्टिक हट जाएगा। और गामा अकेला कभी नहीं निकलता, गामा इज अकम्पनीड विद आइदर एमिशन ऑफ अल्फा और एमिशन ऑफ बीटा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा बीटा कभी साथ में नहीं निकलते, या अल्फा निकला होगा या बीटा निकला होगा। नेक्स्ट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nuclei have same atomic weight but different atomic number are called, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास सेम है, इसी को कहते हैं आइसोबार, आइसोबार कहते हैं। और अगर ये डिफरेंट के बजाय सेम एलिमेंट होता, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर, तो हम लोग कहते हैं आइसोटोप, आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट ऑफ एम्पियर फ्लोज थ्रू करंट I होगा, ऑफ एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस R फॉर टाइम t। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताना है, तो एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला है I² RT। तो करेक्ट फॉर्मूला I² RT, दिस यू शुड लर्न। व्हेन द डबल पोल मेन स्विच इन द हाउस पुट ऑफ, इट डिस्कनेक्ट्स, डबल पोल है तो ये दोनों लाइव और न्यूट्रल दोनों को डिस्कनेक्ट कर देगा। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, फ्यूज हमेशा लाइव में कनेक्ट किया जाता है। कलर कोडिंग, आई थिंक दिस इज नॉट इन द सिलेबस राइट नाउ। When a fuse is rated 15 ampere, it means it works only at 15 ampere current, it burns above 15 ampere, it consumes a power of 15 ampere. It will not work at 15 ampere current of the two bulbs. नहीं, second but D है, it will not work at 15 ampere current. तो correct option क्या है? It burns above 15 ampere. That is the next question. Of the two bulbs in a house, one glows brighter than the other. Which of the two has larger resistance? तो जो brighter है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कि जो डिम जल रहा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो देखिए घर में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो हर बल्ब का कांस्टेंट है, और सप्लाई वोल्टेज होम्स में हमेशा 220 है। तो डिपेंड्स अपॉन द पावर। अब ब्राइटर वही जलेगा जिसका पावर ज़्यादा होगा, तो ब्राइटर का जो पावर है वो P1 है। और पावर का फॉर्मूला क्या है? V²/R। और V तो भाई घरों में कांस्टेंट होता है, इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और पावर ब्राइटनेस है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ब्राइटनेस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो विच ऑफ द टू हैज अ लार्जर रेजिस्टेंस? तो बड़ा उसका होगा जिसका पावर मिनिमम होगा, तो R मैक्स होगा। मिनिमम का मतलब डिम, पावर कम है तो भैया धीमा जलेगा, तो द डिम बल्ब। R1 R2 आर द फिलामेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ 200 watt and 100 watt bulb respectively, both designed to run at the same voltage. Then R2, this is R2 is 4 times R1। कनेक्शन बताना है, न्यूमेरिकल का सवाल है। इसमें लिखा हुआ है रन सेम वोल्टेज, जब वोल्टेज सेम है तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि P इक्वल टू V²/R है, लेकिन जब V सेम हो जाता है तो P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू R2/R1, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह 1 आ जाएगा। तो इसमें पावर पहला वाला दिया हुआ है 200, दूसरा वाला दिया है 100, तो R2 हमें नहीं पता और R1, इसका मतलब R2 is 2R1, 2R1 इक्वल टू R2। तो R2 is 2 times R1, R2 is 2 times R1 is the correct answer. Moving to the next one,
इलेक्ट्रिक फैन एंड अ हीटर आर मार्क्ड एज 100 वाट, 220 वोल्ट, 1000 वाट, 220 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर निकालना है। तो हीटर का पूछ रहे हैं इज इक्वल टू दैट ऑफ फैन। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कि वही सेम फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई पी। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर की बात करें तो हीटर का जो वोल्टेज है वो भी 220 है, तो 220। अब क्योंकि वोल्टेज सेम है तो वही रेशियो वाला कंसेप्ट लगा दिया जाए डायरेक्ट, क्योंकि वी तो सेम है, दोनों में 220 लिखा है, यहाँ भी 220, यहाँ भी 220, तो वी तो कांस्टेंट है। इसका रेजिस्टेंस ऑफ हीटर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ फैन किसके इक्वल होगा? पावर के इनवर्सली है। तो पावर ऑफ फैन अपॉन पावर ऑफ हीटर। और फैन का पावर कितना है? तो फैन का पावर है 100 और हीटर का कितना है? 1000। तो ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, तो वी आर गेटिंग 0.1 रेजिस्टेंस ऑफ फैन, और ये है रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। ऑप्शंस में क्या कह रहा है? इक्वल टू दैट ऑफ फैन, नो। लेस देन दैट ऑफ फैन, तो हाँ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर जो है वो लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ